नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे अध्याय की जो एक समय पूरे देश को हिला देता था, लेकिन आज धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वामपंथी पार्टियों की, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआईएम की, जो साल 2026 के केरल चुनाव के बाद पहली बार 5 दशकों में भारत में कहीं भी वामपंथी की सरकार नहीं चला रही है। दोस्तों, ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि दशकों पुरानी प्रक्रिया का एक नतीजा है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, साल 1920 के दशक में जब भारत ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब कुछ भारतीय क्रांतिकारी विदेश में बैठकर मार्क्सवादी विचारधारा को अपना रहे थे। 17 अक्टूबर साल 1920 को ताशकंद में एम.एन. रॉय जैसे नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी, जिसे आधिकारिक रूप से साल 1925 में कानपुर में स्थापित माना जाता है। शुरुआती दिनों में ये पार्टी ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष करती रही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद साल 1950 के दशक में ये संसदीय लोकतंत्र में उतरी और साल 1952 के पहले आम चुनाव में सीपीआई संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। दोस्तों, फिर आया साल 1957 का वो ऐतिहासिक पल। केरल में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। ईएमएस नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री बने। भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनके काम ने केरल को उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य बनाने की नींव रखी। लेकिन साल 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे बर्खास्त कर दिया, जिसने विवाद भी खड़ा किया। दोस्तों, साल 1964 में पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई, प्रो सोवियत सीपीआई और ज्यादा कट्टर सीपीआई-एम में। दोस्तों, साल 1970 के दशक में वामपंथ का सितारा चमक रहा था। साल 1977 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा बनी, जिसने ज्योति बसु के नेतृत्व में 34 साल तक यानी साल 2011 तक लगातार शासन किया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे लंबा लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासन था। भूमि सुधार के जरिए उन्होंने किसानों को अधिकार दिए, पंचायती राज को मजबूत किया। इसी दौर में केरल में वाम मोर्चा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच बारी बारी से सरकारें बदलती रहीं, जबकि त्रिपुरा में भी साल 1993 से साल 2018 तक वाम मोर्चा की मजबूत पकड़ रही, जहां मणिक सरकार जैसे नेता 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन दोस्तों, यहीं से गिरावट भी शुरू हुई। साल 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया। निजी क्षेत्र बढ़ा, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, मध्यम वर्ग का उभरना, लोक विकास, रोजगार, उद्यमित चाहते थे। वामपंथ की पुरानी भाषा निजीकरण, विरोध, आक्रामक ट्रेड यूनियनवाद, राज्य नियंत्रित व्यवस्था युवाओं और आकांक्षी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक ठहराव हो गया। सीआईटीयू के आक्रामक यूनियनवाद की वजह से निवेशक भाग गए, कारखाने बंद हुए। सिंगूर नंदीग्राम में टाटा नैनो परियोजना के समय हिंसा ने उनकी गरीब हितैषी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया और साल 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। दोस्तों, त्रिपुरा में साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक और विकास की राजनीति से वामपंथ को हरा दिया और अब साल 2026 में केरल, जो उनका आखिरी गढ़ था, वहां भी वाम मोर्चा बुरी तरह हार गए। दोस्तों, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भारी बहुमत हासिल किया और वामपंथ मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। दोस्तों, पहली बार साल 1977 के बाद भारत में कहीं भी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं है। संसद और विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी नगण्य हो चुकी है। दोस्तों, ये पतन सिर्फ चुनावी हार नहीं है, ये संरचनात्मक है। वामपंथ ने जाति की वास्तविकताओं को वर्ग संघर्ष में समेटने की कोशिश की, लेकिन मंडल के बाद पहचान की राजनीति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी चालित अर्थव्यवस्था में वे अनुकूल नहीं हो सके। कठोर विचारधारा, बुजुर्ग नेतृत्व, युवाओं से अलगाव और सत्ता में रहते हुए कार्यकर्ता आधारित हिंसा व भ्रष्टाचार की छवि ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया और आज असमानता, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, रोजगार जैसे मुद्दों पर वे पुराने नुस्खे दोहराते नजर आते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी
और क्षेत्रीय पार्टियों ने उनके कल्याणकारी विचारों को आत्मसात कर लिया है। दोस्तों, क्या वामपंथ अब दोबारा खड़ा हो सकता है? क्या पुनरुत्थान की गुंजाइश हमेशा रहती है? दोस्तों, अगर वे नई वास्तविकताओं, जाति, आकांक्षा, आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ खुद को नए सिरे से ढालें तो शायद बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल रुझान मजबूती से नीचे की ओर है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी विचारधारा समय के साथ नहीं बदली तो जनता उसे छोड़ देती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।